चलिए जी, आज का टॉपिक है हमारा साधन के प्रतिफल का नियम। क्या है जी ये साधन के प्रतिफल का नियम? देखो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज स्टडी करी थी, क्या कि हमारा जो उत्पादन का नियम है हमने उसको क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन सा था जी? एक था जी आपका साधन के प्रतिफल का नियम, दूसरा था जी आपका पैमाने के प्रतिफल का नियम। जो है जी आपका साधन के प्रतिफल का नियम, क्या है इस प्रतिफल के अंदर? साधन के प्रतिफल का नियम समय की एक अल्पकालीन अवधि में हम लागू करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो हमारा पैमाने का नियम था वो दीर्घकाल अवधि में लागू होता था। अल्पकाल में क्या था, किस चीज को हम अल्पकाल कहते हैं? एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर उत्पादन का एक साधन जो है वो आपका परिवर्तनशील रहता था। कौन कौन सा था? एक साधन क्या है जी आपका परिवर्तनशील, कौन सा? श्रम। और बाकी के जो तीनों साधन थे वो क्या थे जी आपके? स्थिर थे जी आपके। कौन कौन से थे? एक था जी आपका भूमि, पूंजी और उद्यमी। ठीक है जी, यहाँ तक। एक साधन आपका परिवर्तनशील है श्रम, 3 साधन क्या है आपके? स्थिर हैं जी, भूमि, पूंजी और उद्यमी। तो क्या है ये साधन का प्रतिफल? सबसे पहला काम हम थोड़ी सी इंट्रो पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ी भूमिका क्या है इसकी की। बोलो जो आपका साधन का प्रतिफल है ये है जी समय की अल्पकालीन अवधि में लागू होता है। अल्पकाल एक ऐसा समय जहां पर उत्पादन का एक साधन आपका परिवर्तनशील होता है, बाकी के साधन क्या होते हैं जी आपके? स्थिर होते हैं। इसमें क्या करना चाहते हैं, जो उत्पादक है आपका वो उत्पादन को अगर बढ़ाना चाहता है, अब बढ़ाना चाहता है मतलब अल्पकाल है। अल्पकाल मतलब बहुत थोड़ा समय आपका, बहुत थोड़े समय में देखो आप अपनी टेक्निक तो चेंज कर नहीं सकते, आपकी जो टेक्निक है वो तो कांस्टेंट रहेगी जी आपकी। ठीक है, मतलब कि जो आपका मेथड है प्रोडक्शन करने का, आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो आपका परिवर्तनशील साधन है आप उसमें वृद्धि कर दीजिए। देखो बाकी तीनों साधन तो आप छेड़ ही नहीं सकते, कल के लेक्चर में हमने पढ़ी थी ये चीज आपकी। ठीक है, उत्पादन फलन जो आपको समझाया गया था। अब यहाँ पर क्या है जी आपका, बोले जो आपका एक साधन है श्रम, आप इसमें परिवर्तन करके अपने प्रोडक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या, ये साधन का प्रतिफल जो है ये किसके बीच में संबंध को दिखाता है आपका? इस चीज को देखो बड़े ध्यान से। क्या बोले जी, किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा, मतलब कि जो भी आप टोटल प्रोडक्शन करने वाले हैं, तथा उत्पादन का जो परिवर्तनशील साधन है, कौन सा? जो श्रम है आपका। तो मतलब कि जो टोटल आपका प्रोडक्शन हो रहा है और जो आपका परिवर्तनशील साधन है श्रम, इन दोनों के जो बीच का एक संबंध है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साधन का प्रतिफल कहते हैं जी आपका। अब होगा क्या, बोले जी जैसे जैसे आप इन स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की और इकाइयां प्रयोग करते जाएंगे, आपके उत्पादन में कुछ वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कैसे? बोले होगा क्या, आपका जो उत्पादन है पहले वो बढ़ेगा, मतलब कि वो इंक्रीजिंग रेट के ऊपर बढ़ेगा, मतलब बढ़ती हुई दर के ऊपर बढ़ेगा। ये बढ़ती हुई दर क्या होती है अभी हम जाके आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। फिर आपका जो उत्पादन है वो समान दर पर बढ़ेगा और उसके बाद उत्पादन आपका घटती हुई दर पर बढ़ेगा। मतलब कि जो दरें हैं आपकी ये ना घटती बढ़ती रहती है आपकी। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पर ये जो आपका साधन का प्रतिफल है इसको हम क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? एक है जी आपका साधन का बढ़ता प्रतिफल, आगे है जी आपका साधन का समान प्रतिफल और आगे है जी आपका साधन का घटता प्रतिफल। हमारा फर्स्ट पॉइंट है जी आपका साधन का बढ़ता प्रतिफल। समझते हैं इस चीज को क्या है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी इंट्रो डालनी है। क्या लिखेंगे आप इंट्रो में? बोले जी जो साधन का बढ़ता प्रतिफल है लागू कहाँ होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया जो साधन का प्रतिफल है ये अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जहां पर उत्पादन का एक साधन तो आपका परिवर्तनशील होता है जो श्रम है आपका, और बाकी के जो तीनों साधन है वो क्या होते हैं जी आपके? वो स्थिर होते हैं जी आपके। अब करना क्या आपको, बोले जो हमारा साधन का बढ़ता प्रतिफल है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका जो कुल उत्पादन है वो उस समय तक बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है जब स्थिर साधनों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों को हम प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? कुल उत्पादन आपका बढ़ती हुई दर पर बढ़ेगा। देखो जी साधन के बढ़ते प्रतिफल को टेबल से समझते हैं। क्या है जी ये? देखो एक तरफ आपको लेना है जी क्या? स्थिर साधन है, जो क्या लिया जी हमने? जो भूमि है जी हमारी। एक तरफ परिवर्तनशील साधन लिया जी हमने। एक तरफ हम निकालेंगे क्या? टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। क्या होता है जी? कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। यहाँ तक क्या आप करी लेवल ले लेनी है, यहाँ आपको ले लेना जी अपना। इसी को ध्यान से देखो। स्थिर साधन है, इसमें तो आप कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते। मतलब कि अगर मैं जमीन की बात करूँ यहाँ पर आपसे, क्या किया हमने? यहाँ पर लिया जी 5 किलो जमीन है जी हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हर केस में मैंने 5 किलो जमीन ली जी यहाँ पर। बस एक पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। लेबर जो हमारा परिवर्तनशील साधन है, क्या किया जी? मैंने 1 यूनिट लगाया जी यहाँ पर। 1 यूनिट लगाने का मतलब क्या है जी? यहाँ पर
मैंने एक वर्कर लगाया किसके ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर, मैं उससे क्या करवाना चाहता हूँ, मैं उससे प्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ जी। ठीक है, मैंने प्रोडक्शन किया जी 4 यूनिट का, ये टोटल प्रोडक्शन है जी मेरा। ठीक है, यहां तक चीज को समझिए बड़े ध्यान से। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा और बढ़ाना आगे इस चीज को। हमने क्या किया जी, हमने एक वर्कर को बढ़ा दिया। एक वर्कर क्यों बढ़ाया, यहां पर देखो इस चीज को ध्यान से। आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, साधन का प्रतिफल है। कंडीशन क्या है जी यहाँ पर आपकी, अगर आप अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनशील साधन को क्या करना है जी, बढ़ाना है। यहाँ पर आपको स्थिर साधन में आप कोई भी छेड़खानी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, परिवर्तनशील साधन को बढ़ा दिया, एक वर्कर हमने और लगा दिया जी। हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो बढ़ती हुई दर पर बढ़ेगा। बढ़ती हुई दर क्या है, अब इस चीज को समझो बड़े ध्यान से। देखो, एक वर्कर 4 यूनिट बनाता है। ठीक है, आपके हिसाब से अगर मैं चलूं, 2 वर्कर मिलकर कितने यूनिट बनाएंगे, 8 यूनिट बनाने चाहिए। देखो देखो, एक बंदा 4 आपको कोई चीज बना के दे रहा है, 4 आइटम, तो 2 बंदे मिलेंगे तो कितने यूनिट बनेंगे, 8 आइटम बनेंगे। लेकिन यहां पर आपको 8 से कुछ ज्यादा बना के दिखाना है। कैसे, समझिए, हमने यहाँ पर प्रोडक्शन कर दिया कितना, 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया जी हमने यहाँ पर। देखो जी, 2 वर्कर मिले, प्रोडक्शन कितना हुआ जी आपका, 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। आगे क्या किया, एक वर्कर और बढ़ा दिया जी हमने। अब हुआ क्या, हमने एक ही चीज करनी है बस, क्या, अपने प्रोडक्शन को हमने बढ़ाते जाना है, किसके ऊपर, बढ़ती हुई दर के ऊपर। कैसे बढ़ेगा, देखो, अब इसी को अगर मैं बेस बना दूं, 2 वर्कर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब हमने 3 वर्कर कर दिए। अगर यहाँ पे मैं एक वर्कर की एक एवरेज निकालूं, 2 लोग अगर 10 यूनिट बनाते हैं तो एक वर्कर देखो 5 यूनिट बनाता है आपके हिसाब से अगर हम चले तो 3 वर्कर कितना बनाना चाहिए, 15 यूनिट बनने चाहिए थे। लेकिन प्रोडक्शन हम और बढ़ा देंगे, यहाँ पर उन्होंने यूनिट बना दिए कितने, 18। आगे एक वर्कर जैसे मैंने और लगाया, अगर मैं इसी को बेस मानकर चलूँ, एक वर्कर कितने यूनिट बना रहा है, 6 यूनिट बना रहा है। लेकिन अगले में मैंने क्या किया, प्रोडक्शन को थोड़ा और बढ़ा दिया, तो मैंने 7 यूनिट के हिसाब से दिखा दिया, कितना हो गया जी, 28। ठीक है, अब एक वर्कर कितने बना रहा है, देखो 7 यूनिट बना रहा है। अगले में जैसे ही हमने एक वर्कर और लगाया, हमने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, कितना हो गया जी, हमारा 40 यूनिट हो गया। ये चीज कहलाती है जी आपकी बढ़ती दर। आपकी बढ़ती हुई दर पर क्या हो रहा है जी, आपका उत्पादन बढ़ रहा है। मुझे पता अभी क्लियर नहीं होगा ये चीज, आपको धीरे धीरे ये चीज आपको समझ में आएगी। अब देखो आगे ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। अगला है जी हमारा सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन क्या होता है जी हमारा, बोले जी एक अतिरिक्त इकाई आप लगाते हैं किसी भी चीज की। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा परिवर्तनशील साधन है, हमने उसकी एक अतिरिक्त इकाई लगाई। एक अतिरिक्त इकाई लगाने से आपके कुल उत्पादन में क्या अंतर आया, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। देखो पहले में तो कुछ नहीं था, तो ये तो हमारा एज इट इज 4 का 4 ही रहा। एक वर्कर और लगाया हमने, टोटल प्रोडक्शन आपका 4 से बढ़कर कितना हो गया जी, 10 हो गया। कितना चेंज आ गया इसके बीच में, 6 यूनिट का चेंज आ गया। ये क्या है जी, ये आपका सीमांत उत्पादन है। ऐसे ही अगले में 2 वर्कर 10 यूनिट बना रहे हैं, 3 ने मिलकर कितना किया जी, 18 यूनिट बनाया। कितना चेंज आया प्रोडक्शन में आपके, 8 यूनिट का चेंज आ गया जी। ये मार्जिनल प्रोडक्शन है जी आपका। एज इट इज आपके टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता जा रहा है, ये चेंज क्या कहलाता है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। कितना हो जाएगा जी, 10, और आगे कितना हो जाएगा जी आपका, 12 हो जाएगा जी आपका। ये चीज कहलाती है जी आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन। कहने का मतलब अतिरिक्त इकाई लगाने से किसकी, जो आपका परिवर्तनशील साधन है, आपके कुल उत्पादन में जो भी अंतर आता जा रहा है, वो आपका है जी आपका सीमांत उत्पादन। ठीक है, अब आगे आपको निकालना है क्या, एवरेज प्रोडक्शन। कैसे निकलेगा एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन को आपको डिवाइड कर देना है किसके, लेबर के साथ। देखिए ध्यान से, टोटल प्रोडक्शन कितना आपका 4, डिवाइड किया 1 से, कितना बन जाएगा जी 4। आगे टोटल प्रोडक्शन 10 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5। आगे कितना हो जाएगा जी 6, 7 और आगे 8। ये क्या बनता जा रहा है जी आपका, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन बनता जा रहा है। अब इस कंटेंट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कैसे। देखो जी, इसी कंटेंट को आगे थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल रखा जी हमने यहाँ पर किसका, बुटीक का। ठीक है, क्या करते हैं जिसके अंदर जो लेडीज कपड़े होते हैं उनकी सिलाई करते हैं। ठीक है जी, अब हुआ क्या, एक टेलर मास्टर रखा गया जी यहाँ पर, जो क्या करता है, पूरे के पूरे बुटीक को संभालता है जी हमारा। अब क्या क्या काम करता है ये हमारा, देखो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये कोई भी कस्टमर आता है उसके साथ डीलिंग करता है जी। ठीक है जी, डीलिंग में क्या क्या काम आ रहा है जिसका सारा का सारा, जो भी नाप वगैरह लेना है वो सब काम इसी का है जी। उसके बाद कपड़े की कटाई करना, उसके बाद उसकी सिलाई करना, उसके बाद का काम ड्रेस का जो भी काम रहता है जी। और उसके बाद फाइनल जब कस्टमर आएगा
उसको वो कंटेंट जो देने तक का काम है, मतलब डिलीवरी तक का काम भी किसका है, इसी का है जी। ठीक है। अब हुआ क्या, अकेला ही ये सब काम करता है। एक दिन के अंदर अगर हम एक एवरेज देखें इसकी, ये 2 सूट बना लेता है जी अपने। ठीक है। अब हुआ क्या, हमने इसको एक हेल्पर दे दिया। हेल्पर क्या करता है जी, कोई भी कस्टमर आता है वो क्या करता है, जो डीलिंग है वो हेल्पर करने लग गया उसके साथ। ठीक है। उसके बाद जो उसका नाप वगैरह है वो कस्टमर लेने लग गया। इतना काम जो है इसका शिफ्ट होकर लास्ट में जो डिलीवरी देनी होती है वो काम भी इसी का हुआ जी। अब हुआ क्या, अभी जो हमारा रिटेलर था इसका सारा के सारा फोकस किन चीज़ों के ऊपर हो गया, सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर हो गया। इसका काम जैसे ही डिवाइड हुआ, अभी जो फालतू का काम था इस चीज़ को छुटकारा मिल गया। अभी क्या कर सकता है, अपने इस एक्स्ट्रा टाइम को इन तीनों कामों में बड़े अच्छे से दे सकता है। अब हुआ क्या, प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज हुआ इससे। कैसे इंक्रीज हुआ, देखो क्योंकि इसका जो अननेसेसरी टाइम था वो टाइम सेव हो गया जिससे का। ठीक है। तो इसने क्या किया, अब जो इसने प्रोडक्शन किया वो 5 यूनिट किया, 5 सूट बना देता है पूरे दिन के अंदर। देखो नॉर्मली बनाना कितना चाहिए था, एक वर्कर अगर 2 बना रहा है, 2 जने जैसे ही मिले तो प्रोडक्शन कितना हुआ वहाँ पर, 5 यूनिट का हो गया, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हुआ जी वहाँ प्रोडक्शन आपका। एक वर्कर और हमने जैसे ही ऐड किया, एक नया मास्टर लेके आया वहाँ पर, तो वो क्या करता है, उसने सारा का सारा जो है कटाई का काम संभाला। अब क्या है, सिलाई और प्रेस का काम एक का हुआ, कटाई का काम एक का हुआ, और तीसरा काम जो डिलीवरी वगैरह देनी है वो तीसरे बंदे का हुआ। तो होगा क्या, ऐसे जैसे जैसे आप वर्कर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काम डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब वर्क को जैसे आप डिवाइड कर देंगे, देखो अब हर बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ अपना काम कर रहा है। अपना काम वो जैसे करता जाएगा वो उस काम में एक्सपर्ट बनता जाएगा। एक्सपर्ट बनता जाएगा तो क्या होगा, पहले सपोज करो वो किसी काम को करने में 1 घंटा लगाता था, अब वो उसी काम को 40 मिनट में कर देगा कर। अब होगा क्या, टाइम कम कंज्यूम होगा आपका। टाइम कम कंज्यूम होगा तो होगा क्या जी, आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे इस चीज़ से। ठीक है। तो यही चीज़ आपकी कहलाती है क्या, देखो एक वर्कर लगाया था पहले आपने, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 4 यूनिट का हो रहा था। जैसे ही आपने 2 वर्कर लगाए, काम उनका डिवाइड हो गया, काम डिवाइड हुआ, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तो करते करते आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। जैसे आप एक्सपर्ट बनेंगे, टाइम सेव होगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा उस चीज से। तो क्या हुआ, नॉर्मल कितना होना चाहिए, देखो एक वर्कर 4 यूनिट बना रहा है, अगर 2 मिलते तो 8 यूनिट बनने चाहिए थे, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा बनेगा क्योंकि आपने टाइम सेव किया जी यहाँ पर। तो प्रोडक्शन कितना होगा जी आपका, 10 हो गया यहाँ पर। ये कितना है आपका किस चीज का, चालन का बढ़ता प्रतिफल। अब इसका डायग्राम भी हम साथ साथ देख लेते हैं, कैसे वर्क कर रहा है डायग्राम, उस चीज को देखिए बड़े ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या है, टेबल हमने बनाई है किस चीज की, टोटल अपने प्रोडक्शन की। अब कैसे वर्क कर रहा है देखो उस चीज को ध्यान से, एक तरफ आपने लैंड को रखा, एक तरफ आपने लेबर रखा, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल, एवरेज, ये तीनों भी आपने निकाला लास्ट लेक्चर में। ठीक है। अब करना क्या है, सब चीज को ध्यान से, इसको अपने डायग्राम में कन्वर्ट कर देना। कैसे वर्क करेगा डायग्राम, उसको देखना बड़े ध्यान से। देखो एक तरफ क्या है, ओ एक्सिस के ऊपर आपको क्या मेंशन करना है, टोटल प्रोडक्शन। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या दिखाना है, आपको लेबर मेंशन करनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अब करना क्या है, देखो बड़े ध्यान से इस चीज को, देखो लेबर है आपकी 1, आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है 4 यूनिट का। टेबल में आप देख पा रहे हैं ये चीज, देखो लेबर आपकी 1 है, टोटल प्रोडक्शन कितना है 4। आपको कुछ भी नहीं करना, एक लेबर का यूनिट उठाना, आपको 4 पे जाकर आपको क्लिक कर देना है, ये पॉइंट हो जाएगा जी। सेकंड क्या है, लेबर 2 है हमारी, टोटल प्रोडक्शन कितना है हमारा 10। लेबर 2 है हमारी, टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 10, एक पॉइंट लगा देना आपको जाकर। कैसे लग रहा है, देखो 8 और 12 के बीच का जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। लेबर 3 है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ जी 18, लेबर 3 टोटल प्रोडक्शन 18। ऐसे ही लेबर 4 है तो टोटल प्रोडक्शन 28, लेबर 5 है तो टोटल प्रोडक्शन आपका 40। सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना आपको, ये बन गया जी आपका टोटल प्रोडक्शन का कर्व। ठीक है। इसके बाद हमें बनाना है किसका, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का। लगाते जाते हैं हमको, सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्शन उठाते हैं जी आपका। देखिए लेबर 1 है आपका, मार्जिनल प्रोडक्शन है 4, लेबर 2 ही, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है जी आपका 6। बनाइए इसे, इसको 4 है, अगला पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। लेबर 3 है तो 8, लेबर 4 है तो बढ़ाते जाइए इसको 10, और लेबर 5 है तो 12। ये बन जाएगा जी आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। ऐसे ही क्या बनाना है हमें, अपना एवरेज प्रोडक्शन बनाना है। देखिए ध्यान से, लेबर 1 है, एपी कितना आपका 4, लेबर जैसे ही 2 हुई, एपी कितना हो गया जी आपका 5, लेबर 2 हुई, एपी हो गया जी आपका 5, लेबर 3 है तो 6, 4 है तो 7 और 5 है तो 8। ये बना देगा जी किसे, एपी के। ये बन जाएगा जी आपका कर्व किसका, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का। ठीक है, साधन का जो बढ़ता प्रतिफल है उस कंटेंट का, उनका समान प्रतिफल क्या है इसमें। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या लिखना है जी, भूमिका लिखनी है जी आपको। क्या है इस भूमिका के अंदर, देखो जी ये जो साधन का समान प्रतिफल है ये समय की अल्पकालीन अवधि में लागू होता है जी आपका। अल्पकाल एक ऐसा समय आपका जहां पर उत्पादन का एक साधन तो क्या है जी आपका
परिवर्तनशील है और बाकी के तीनों साधन क्या है जी आपके स्थिर है। जो परिवर्तनशील साधन है वो क्या है जी आपका श्रम, और बाकी के जो तीनों साधन है कौन कौन से, भूमि, पूंजी और उद्यमी। ये जो साधन है जी आपके ये क्या है जी हमारे स्थिर साधन है जी आपके। तो क्या है अल्पकाल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करके अपने उत्पादन में आप वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसका मीनिंग आ जाएगा जी आपका। मीनिंग में क्या बात आ जाएगी, कल के लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था इस चीज को। क्या बोले, जैसे जैसे आप स्थिर साधनों के साथ, कब एक कंडीशन हमने यहाँ पर रखी थी, क्या उत्पादन की जो तकनीक है आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उत्पादन की तकनीक के स्थिर रहने पर क्या होता है जी, जैसे जैसे आप स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की और इकाइयां लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपके उत्पादन में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब वो दर आपकी बढ़ती थी तो उसे हम कहते थे साधन का बढ़ता प्रतिफल, लेकिन यहाँ पर क्या हम साधन का समान प्रतिफल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो दर है वो दर आपकी समान रहेगी जी आपकी। कैसे, एक टेबल डायग्राम से समझाता हूँ मैं इस चीज को, आपको बड़े ध्यान से देखिए इस चीज को। देखो, एक तरफ आपको क्या लेना है जी, फिक्स फैक्टर लेना है। एक तरफ क्या लिया जी हमने, लेन, जो फिक्स फैक्टर है जी हमारा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है जी, लेबर, जो हमारा परिवर्तनशील है जी आपका। एक तरफ फिक्स फैक्टर लिया, दूसरी तरफ हमने वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील साधन लिया। देखो हर केस में क्या है, लैंड तो हमने फिक्स रखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, आपने एक वर्कर लगाया जी, उसने आपको प्रोडक्शन करके दिया कितना, 4 यूनिट का। क्या लिया जी हमने यहाँ पर, टीपी, टोटल प्रोडक्शन। अब हुआ क्या जी, एक वर्कर जैसे ही हमने और लगाया, यहाँ पर बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप समान प्रतिफल पढ़ रहे हैं, हर वर्कर के आगे इक्वली वर्क करके देगा जी आपको। ठीक है, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा जी, 8। सिंपल सी बात है, एक वर्कर ने क्या करना है जी, 4 यूनिट आपको बना के देने हैं। ठीक है, 3 वर्कर लगाए तो कितना हो जाएगा जी, 12। वर्कर 4 हो गए तो कितना हो गया जी आपका 16, और वर्कर 5 हुए तो कितना हो गया जी आपका 20। बस आपको क्या करना है, समान दर से अपने टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाते जाना है। आगे क्या बना देंगे जी, एमपी। एमपी क्या होता है जी, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है, जो सीमांत उत्पादन है जी हमारा। कैसे निकलता है, बोले जी एक अतिरिक्त इकाई लगाने से किसकी, श्रम की, आपके कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। देखो एक वर्कर लगाया, पहले तो कोई नहीं था, तो प्रोडक्शन जो है हमारा 4 है, तो 4 का चेंज है, अगले में जो चेंज है वो कितना है, 4 का, अगले में कितना चेंज है, ये भी 4 का। तो हर केस में ये 4 का क्या आता जा रहा है जी, हमारे पास चेंज आता जा रहा है। ये क्या बन जाएगा जी, हमारा सीमांत उत्पादन बन जाएगा। और अगला क्या है जी, हमारा एवरेज प्रोडक्शन। क्या है जी, एवरेज प्रोडक्शन के अंदर औसत उत्पादन की बात करता है जी आपसे। कैसे निकलता है औसत उत्पादन, एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने, क्या, जो आपका टोटल प्रोडक्शन है उसको आप लेबर से डिवाइड करते जाइए। ठीक है, टीपी वाई में एल, टीपी कितना है 4, एल कितना है 1, कितना बन जाएगा जी ये 4। आगे टीपी कितना है 8, लेबर है जी 2, कितना बन जाएगा 4। तो हर केस में ये भी क्या हो जाएगा जी आपका 4 बन जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से, कोई डाउट इस चीज के अंदर। अब आगे देखते हैं उसको क्या है। अब इसका डायग्राम बना देना चाहिए हमें। डायग्राम कैसे वर्क करेगा उसको देखते हैं बड़े ध्यान से। देखिए ओ एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देंगे किससे, लेबर को। यहाँ किसे मेंशन कर देंगे, हमारा जो प्रोडक्शन है, तीनों प्रोडक्शन यहाँ पर दिखा देंगे हम, टीपी, एमपी और एपी। ठीक है, तीनों प्रोडक्शन हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं जी अपने। बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ दिखा देना है। ठीक है, देखिए लेबर है जी हमारी 1, टीपी कितना है 4। लेबर है 1, टीपी है 4, एक पॉइंट लगा देंगे जी आप। ठीक है, लेबर है 2, टीपी कितना है 8, एक पॉइंट आ जाएगा जी। लेबर है 3, टीपी 12, लेबर है 4 तो 16, 5 है तो 20, मिला देंगे जी सभी पॉइंट को। ये क्या बन जाएगा जी, हमारा टीपी बन जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जी आपकी, पॉइंट से आप मिलाएंगे स्केल से, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एमपी और एपी बनाना है जी हमें। देखो लेबर 1 है, एमपी एपी दोनों ही कितने हैं 4, पहला पॉइंट आ जाएगा। लेबर 2 है तो दोनों ही 4 है हमारे, तो हर पॉइंट पे ये 4 बन रहे हैं जी हमारे। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी जी आपकी, एपी एंड एमपी, सेम बन जाएगा जी आपका। ठीक है, ये है जी आपका क्या, साधन का समान प्रतिफल। देखो जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साधन के घटते प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। अब क्या है इसके अंदर, देखो अभी तक आपने 2 बातें मेरे साथ पढ़ी हैं, कौन कौन सी, साधन का बढ़ता प्रतिफल और साधन का समान प्रतिफल। आज जो हम अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं क्या, वो क्या है आपका साधन का घटता प्रतिफल। अब क्या है इस घटते प्रतिफल के अंदर, देखो सबसे पहले तो इसकी इंट्रो डालनी है आपको। क्या, जो साधन का घटता प्रतिफल है ये कहाँ होता है, ये अल्पकालीन समय में आपका अप्लाई होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड में हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। शॉर्ट पीरियड
एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर आपका प्रोडक्शन का एक सिंगल जो फैक्टर है वो क्या होता है, आपका वेरिएबल होता है, और बाकी के तीनों फैक्टर क्या होते हैं जी, आपके कॉन्स्टेंट होते हैं। अब जो सिंगल फैक्टर आपका वेरिएबल होता है क्या है, वो आपका जो एक परिवर्तनशील साधन जिसे आप मानते हैं उसे हम श्रम के रूप में लेकर चलते हैं, और बाकी के जो हमारे तीनों साधन है उसे हम क्या करते हैं, स्थिर मानकर चलते हैं। अब क्या है इसके अंदर, बोला जैसे जैसे एक उत्पादक स्थिर साधनों के साथ, स्थिर साधन क्या है मतलब, अगर यहाँ पे टेबल को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखो एक तरफ मैंने मेंशन किया लैंड क्या है जो हमारा फिक्स फैक्टर है, दूसरी तरफ क्या है लेबर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है जो परिवर्तनशील साधन है। तो क्या कहता है आपको, बोला जैसे जैसे आप स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की और इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो आपका जो कुल उत्पादन है वो बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो घटती दर के ऊपर बढ़ेगा। कहने का मतलब जो आपका सीमांत उत्पादन है वो आपका घटना क्या रहेगा, यहाँ पर जारी रहेगा, और घटते घटते एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब वो शून्य होकर और ऋणात्मक की अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे वर्क करेगा ये आपका टेबल, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। देखिए एक तरफ हमने मेंशन किया लेट, दूसरी तरफ क्या है जी, लेबर। अब एक वर्कर हमने लगाया, टोटल प्रोडक्शन कितना आपका 4। अब देखो सिर्फ एक वर्कर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब इससे पहले तो कोई वर्कर नहीं होगा, तो एम टीपी जो है वो क्या होगा, 0, तो ऑब्वियस सी बात है एमपी कुछ नहीं होगा यहाँ पर हमारा। अब 0 से 1 वर्कर हुआ मतलब टीपी क्या हुआ, 0 से 4 हुआ, तो एमपी कितना हो गया आपका 4, क्योंकि एमपी है ही क्या, टीपी में जो चेंज आ रहा है आपका किस वजह से, लेबर में चेंज होने की वजह से, तो एमपी पहला कितना हुआ 4। एपी की अगर बात करें टीपी वाई में एल, तो कितना हो गया आपका 4, क्योंकि देखो आप पढ़ रहे हैं क्या, साधन का घटता प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न की बात की जा रही है यहाँ पर। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है क्या, आप एमपी को टारगेट कर लीजिए अपना। अब एमपी क्या है, एमपी को आपने बस डिमिनिश करके दिखाना है। 4 हुआ, आगे 3 2 1 0 और -1। देखो 2 वर्कर हुए, एक लेवल जैसे ही आपने बढ़ाई है तो क्या करना है, टीपी पहले 4 था आपका, एमपी क्या बोला आगे 3 और हो गया, तो 3 ऐड कर दीजिए, इसमें कितना हो गया 7। एक वर्कर और बढ़ाया तो 2 ऐड कर दीजिए 9, आगे 1 ऐड किया तो 10, 0 है तो 10 वही रहेगा एज इट इज, और -1 है तो 9, और आगे क्या आ जाएगा एपी। एपी कैसे निकाला हमने, टीपी वाई में एल, ये टीपी आपके सामने है, लेबर आपके सामने है, डिवाइड करते जाइए तो आपको एपी मिल जाएगा। डायग्राम में क्या मेंशन करना है जी आपको, सबसे पहला कंटेंट ओ एक्स एक्सिस पे लेबर को मेंशन कर दिया जाएगा, ओ एक्सिस पे क्या है आपका टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या है टीपी एपी और एमपी तीनों को ही टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीपी है, एपी और एमपी भी साथ में मेंशन कर दीजिएगा। ये जो कर्व आप बनाएंगे पहले टीपी की कर्व आएगी, एपी और एमपी की कर्व आ जाएगी। एमपी में सिर्फ एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एमपी एक टाइम पे जाकर 0 हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, टीपी आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, और उसके बाद एमपी आपका नेगेटिव चला जाएगा और टीपी क्या होगा आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था जी आपका साधन का घटता प्रतिफल। आगे जब हम एक कंटेंट आपका स्टडी करेंगे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आपका घटते बढ़ते अनुपात का नियम है, वहां पर बड़े डिटेल में जाकर थोड़ा और अच्छे से समझेंगे इस चीज को, और आगे इसके कॉजेज हैं वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। देखिए जी आज का हमारा पॉइंट है पैमाने के प्रतिफल का नियम। क्या है जी ये पैमाने के प्रतिफल का नियम, अगर हम थोड़ी सी इसकी इंट्रो के बारे में देखें, ये जो आपका पैमाने का प्रतिफल है जी कहाँ अप्लाई होता है जी आपका, ये समय के दीर्घकालीन अवधि में लागू होता है जी आपका। दीर्घकालीन अवधि कौन सी होती है जी, दीर्घकालीन अवधि एक ऐसी अवधि है जहां पर उत्पादन के सभी साधन क्या है जी आपके परिवर्तनशील है, कोई भी साधन आपका स्थिर नहीं होता। उत्पादन के कौन कौन से साधन थे हमारे जो आपने पढ़े थे, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम, ये चारों के चारों साधन ही क्या है जी हमारे परिवर्तनशील है, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता जी कहाँ, दीर्घकाल के अंदर जी आपका। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर समझते इसको ध्यान से, ये पैमाने का प्रतिफल है क्या, ये आपको समझाना चाहता है क्या, बोले जब भी आप क्या करते हैं उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में आप परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन में कुछ परिवर्तन आता है जी आपका। ठीक है, कैसे, एक टर्म से समझिए उस चीज को बड़े ध्यान से। ये जो हमारा पैमाने का प्रतिफल है हम इसको 3 तरह से स्टडी करेंगे यहाँ पर। कौन कौन सा, पैमाने का बढ़ते प्रतिफल का नियम, प्रतिफल का नियम। दूसरा हम पढ़ेंगे जिसके अंदर पैमाने का समान प्रतिफल का नियम, और तीसरा हम पढ़ेंगे पैमाने का घटते प्रतिफल का नियम। ठीक है जी, देखते हैं इसमें क्या है जी आपका। अगर मैं आपसे बात करता हूं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम की, क्या है ये हमारा बढ़ता प्रतिफल, समझो इसको ध्यान से। देखो एक तरफ मेरे को चेंज करना है किसके अंदर, अपने पैमाने के अंदर। यहाँ पे 2 बातें मैं लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखना है इसको, परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि उत्पादन के जो मेरे साधन है उन सभी साधनों में मैंने क्या प्रतिशत परिवर्तन किया। देखो अगर हिंदी में हम इसके लिखें तो
उत्पादन के साधनों में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं क्या, चेंज इन स्केल भी लिख सकते हैं आप इसको, परसेंटेज चेंज इन स्केल, मतलब कि पूरे पैमाने में ही आपने क्या करा जी, परिवर्तन करा, उस वजह से आपके कुल उत्पादन में परिवर्तन हुआ। परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन में क्या है जी आपका प्रतिशत परिवर्तन है, कुल उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन। देखो इस चीज को बड़े ध्यान से, क्या करा हमने यहाँ पर, हमारे जो सभी के सभी फैक्टर्स हैं हमने उसमें 10% क्या कर दिया जी, चेंज कर दिया, मतलब कि 10% आपने परिवर्तन किया है किस चीज के अंदर, आपका जो स्केल है, मतलब कि जो आपके सभी के सभी फैक्टर्स हैं आपने सभी फैक्टर्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर दीजिए, आपने वृद्धि कर दी उस चीज के अंदर। उस वजह से देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जहां आप पढ़ रहे हैं पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, तो बढ़ता है मतलब कुछ ज्यादा इंक्रीज करके दिखाना आपको। तो देखो इसको ध्यान से, स्केल में आपने चेंज किया 10%, प्रोडक्शन में चेंज हो जाएगा कितना, 20%। जरूरी नहीं है देखो आपको डबल ही करना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जितना आप अपने सभी फैक्टर्स में चेंज कर रहे हैं आपके प्रोडक्शन में, उससे ज्यादा चेंज आपको करके दिखाना है। ठीक है, इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे बनेगा डायग्राम, देखो इसको ध्यान से, OY एक्सिस OX एक्सिस। ठीक है, यहां आप लिख देंगे क्या, परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, और यहां आप लिख देंगे परसेंटेज चेंज इन स्केल, स्केल लिख सकते हैं, या आप इसे ऑल फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए इस चीज को, जितना आप अपने स्केल में चेंज करेंगे, देखो पहले सिंपल सी बात है, देखो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन था, ये हमारा स्केल था जी, पहले हमने अपना स्केल बढ़ा दिया जी, सपोज करो हमने इतना स्केल बढ़ाया अपना, जितना आपने अपना स्केल इंक्रीज किया, स्केल मतलब पैमाना, मतलब जो टोटल जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने सभी में जो चेंज किया है, इतना चेंज करने की वजह से आपके प्रोडक्शन में उससे ज्यादा चेंज हो गया, प्रोडक्शन में इतना चेंज हो गया जी हमारा। ठीक है, इतना चेंज आ रहा है आपका, तो ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल बन जाएगा जी आपका। समझ में ये चीज या नहीं आई आपको। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन है जी आपका। फिर देखो इस चीज को ध्यान से, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल क्या है जी हमारा। सबसे पहले तो आप इसकी भूमिका लिखेंगे, क्या है भूमिका के अंदर, बोला जो हमारा पैमाने का प्रतिफल है ये समय की दीर्घकालीन अवधि में लागू होता है। दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जहां पर उत्पादन के सभी साधन क्या है जी आपके परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन आपका स्थिर नहीं होता जी यहाँ पर। ठीक है, जितना आप अपने फैक्टर में, जिस आपके मतलब कि जो टोटल फैक्टर्स हैं आपके, ऑल फैक्टर्स जो हैं आपके, जितना आप उसमें चेंज करते हैं उससे ज्यादा चेंज हो जाता है किसमें, आपके टोटल प्रोडक्शन में, मतलब कि जितना आप स्केल में चेंज कर रहे हैं आपके टोटल प्रोडक्शन में उससे ज्यादा चेंज है। आपने चेंज कितना किया, आपने स्केल के अंदर 10% का, आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज देखने को मिला जी आपको, 20% का। ठीक है, डायग्राम में देखो इस चीज को ध्यान से, OX एक्सिस पे क्या किया जी हमने, परसेंटेज चेंज इन स्केल, जो आपका उत्पादन का स्तर है आपने उसमें जो परिवर्तन किया है जी आपका। ठीक है, किस वजह से हुआ, आपके जो फैक्टर्स हैं, जो साधन है उसमें आपने परिवर्तन किया है। तो देखो ध्यान से, जितना आपने सभी साधनों में परिवर्तन किया आपके कुल उत्पादन में उससे ज्यादा परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये चीज आपकी क्या कहलाती है, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहलाती है जी आपका। देखो जी आगे है जी हमारा पैमाने का समान प्रतिफल। क्या है पैमाने का समान प्रतिफल, वही सबसे पहले आप इसके अंदर भूमिका डालेंगे, क्या बोला जी, जो पैमाने का समान प्रतिफल है ये समय की दीर्घकालीन अवधि में लागू होता है। दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जहां पर उत्पादन का आपका कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सभी के सभी साधन क्या होते हैं जी आपके परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बोले जी पैमाने के समान प्रतिफल में जितना परिवर्तन आप करेंगे किसके अंदर, अपने स्केल के अंदर, अपने पैमाने में आप जो चेंज कर रहे हैं, मतलब कि सभी के सभी जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं आपके उत्पादन के जो साधन है उन सभी में आपने जितना प्रतिशत परिवर्तन किया है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा किसमें, आपके कुल उत्पादन में। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर्स और परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। ऑल फैक्टर्स में कितना चेंज किया जी आपने, 10% का चेंज किया। आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है उसमें कितना चेंज हुआ जी, वो भी 10% का हुआ जी आपका। ठीक है, अगर हम इस कंटेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करें तो कैसे बनेगा, देखो इसको ध्यान से, ये है जी हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, ये था जी हमारा स्केल। पहले हमने क्या किया, जितना चेंज हमने अपने स्केल में किया है, स्केल में हमने इतना चेंज किया जी अपना, उतना ही चेंज होगा किसके अंदर, आपका टोटल प्रोडक्शन के अंदर। बड़े ध्यान से देखिए इस चीज को, आपका ये कंटेंट और ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए जी आपका। कहने का मतलब 10% अगर मैं अपने स्केल में चेंज कर रहा हूं तो 10% ये क्या हो जाए, मेरा टोटल प्रोडक्शन में चेंज मुझे देखने को मिला है जी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा जी आपका, पैमाने का समान प्रतिफल बन जाएगा जी आपका। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं अपना, वो क्या है जी आपका, पैमाने का घटता प्रतिफल। क्या कहते हैं इसके अंदर, देखो इस चीज को ध्यान से, पैमाने का घटता
प्रतिफल। समझो इसको ध्यान से, वही भूमिका बन जाएगी। सबसे पहले आपकी क्या भूमिका के अंदर जो हमारा पैमाने का घटता प्रतिफल है वो कहां होता है जी, समय की दीर्घकालीन अवधि में लागू होता है। दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जहां पर एक ऐसी अवधि है दीर्घकाल आपकी जहां पर उत्पादन के सभी साधन आपके परिवर्तनशील हैं, कोई भी साधन आपका फिक्स नहीं है। याद हो जाएगी ये चीजें आपको। उसके बाद देखिए अब ये पैमाने का घटता प्रतिफल हमें क्या कहता है जी, बोले जितना आप अपने स्केल में चेंज करेंगे, जितना मतलब आप अपने सभी के सभी फैक्टर्स में चेंज करेंगे, सोच लो हमने ये चेंज किया जी 10% का, ठीक है, उससे कम चेंज होगा किसके अंदर, आपका टोटल प्रोडक्शन के अंदर। सोच लो ये हमारा चेंज हुआ जी 5% का, ठीक है। डायग्राम में बनाएंगे तो कैसे बन जाएगी ये चीज हमारी, उस चीज को देख लीजिए ध्यान से। क्या आ जाएगा यहाँ पर, परसेंटेज चेंज इन स्केल आ जाएगा जी आपका, परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा जी आपका, ठीक है। अब देखो इस चीज को ध्यान से, ये था जी पहले हमारा टोटल प्रोडक्शन, ये हमारा स्केल था जी पहले। जितना आपने अपने स्केल में चेंज किया, स्केल में इतना चेंज किया जी हमने, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है उससे कम ही बढ़ा जी आपका। ये क्या बन जाएगा जी आपका, पैमाने का घटता प्रतिफल बन जाएगा जी आपका। जितना परिवर्तन आप कर रहे हैं किसमें, आपके स्केल में, आपके टोटल प्रोडक्शन में, उससे कम चेंज हुआ जी आपका, ये पैमाने का घटता प्रतिफल बन जाएगा जी आपका, ठीक है। ये पॉइंट है जी आपका।